नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पूंजी की भूमिका तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम आयात निर्यात नीति को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। आयात निर्यात नीति को पढ़ने से पहले हमें आयात एवं निर्यात को समझना अति अनिवार्य है, ताकि हम बहुत अच्छे से आयात एवं निर्यात नीति को समझ सकें एवं पढ़ सकें। अब पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब भारत के नागरिक दूसरे देशों के साथ में वस्तु एवं सेवाओं की जो खरीदी बिक्री करते हैं, उसे ही भारत का विदेशी व्यापार कहा जाता है। और विदेशी व्यापार में मुख्य रूप से जो विदेशी व्यापार की संरचना होती है, उसके दो आयाम होते हैं। एक क्या हो जाएगा, आयात हो जाएगा, और दूसरा निर्यात हो जाएगा। तो सबसे शुरू में हम समझते हैं आयात को। देखिए, जब भारतीय नागरिकों के द्वारा दूसरे देशों से या विदेशों से वस्तुओं एवं सेवाओं को मंगाया जाता है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, आयात कहा जाता है। अब जो आयात होता है उसको हम फिर दो भागों में बांट सकते हैं। एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंबारी आयात हो जाएगा, और दूसरा गैर अंबारी आयात हो जाएगा। इन दोनों में क्या अंतर होता है कि देखिए, जब भारतीयों के द्वारा विदेशों से बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं को बुलाया जाएगा, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, बल्क इंपोर्ट कहेंगे, राइट। और जब कुछ सीमित मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं को बुलाया जाता है, तो उसको नॉन बल्क इंपोर्ट कहा जाता है, जिसको हम निम्न उदाहरण से समझेंगे। तो आयात में सबसे पहला क्या हो जाएगा, अंबारी आयात, या जिसको क्या कहा जाता है, बल्क इंपोर्ट। जब किसी भी वस्तुओं या सेवाओं को बहुतायत में, राइट, या बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं को इंपोर्ट किया जाता है, तो उसे अंबारी आयात या बल्क इंपोर्ट कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो दैनिक आधार पर जिन वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं, वो इसमें सम्मिलित होती हैं। जैसे सबसे अधिक क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, फिर तेल हो जाएगा, लुब्रिकेंट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं सामान्य भाषा में, PEOL, राइट। POL, P पेट्रोलियम, ऑयल, और क्या हो जाएगा, लुब्रिकेंट हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा उपभोग वस्तुएं, जैसे खाद्य तेल हो जाएगा, एडिबल ऑयल, फिर चीनी हो जाएगा, उर्वरक हो जाएगा, लौह इस्पात, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि नॉन POL आइटम्स। तो ये है अंबारी आयात या बल्क इंपोर्ट्स। अब हम यहाँ पर समझेंगे गैर अंबारी। जब वस्तुओं को हम सीमित मात्रा में आयात करते हैं, तो उसको गैर अंबारी आयात या नॉन बल्क इंपोर्ट कहा जाता है। जैसे पूंजीगत वस्तुओं में धातुएं हो जाएंगी, जिनका हमारे देश में विभिन्न प्रकार के उपकरणों को मशीनों में बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फिर मशीनें हो जाएंगी, मशीनी औजार हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो जाएंगे, और गैर इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और वस्तुएं हो जाएंगी। इसके साथ ही गैर इलेक्ट्रॉनिक जो है उपकरण भी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। इसके साथ ही हीरे, बहुमूल्य पत्थर एवं रत्न तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन, सूती वस्त्र, काजू एवं अन्य वस्तुएं जो है वो नॉन बल्क इंपोर्ट में सम्मिलित होती हैं। अब परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हमारा ये है, हो सकता है कि परीक्षा में 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछ लिया जाए कि भारत के शीर्ष आयात भागीदार देशों को दर्शाइए, या फिर हो सकता है कि 3 नंबर में पूछ लिया जाए कि भारत के 3 शीर्ष आयात भागीदार। तो भारत के जो 3 शीर्ष आयात भागीदार देश हैं, उसमें सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाएगा, जिससे 13 भारत का जो कुल आयात है उसका 13.68% जो है वो 2018-19 के आंकड़ों के आधार पर है। ध्यान रखना, जो 2019 और 20 के आंकड़े हैं वो अभी आना बाकी हैं, राइट। और उसके साथ ही उसके बाद में आपको पता है कि कोरोना काल की वजह से लॉकडाउन इम्पोज किए गए थे, तो उससे आयात एवं निर्यात बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। तो हमें यहाँ पर जो है 2018-19 एवं 19-20 के आंकड़ों को प्राथमिकता देना है। तो मैंने यहाँ पर 2018 एवं 19 के आंकड़े लिए हैं, जो कि जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उसमें
दिए गए हैं। तो पहला हो जाएगा चीन। चीन से भारत का जो कुल आयात है उसका 13.68% जो आयात है वो हम चीन से करते हैं, और जो कि 2019-20 में बढ़कर लगभग 14.70% हो गया है। वहीं दूसरा कौन सा देश हो जाएगा? अमेरिका, जिससे 6.92%। फिर तीसरा हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, जिससे हम कुल आयात का 5.70% आयात करते हैं। फिर सऊदी अरब हो जाएगा 5.54%, और इराक, जिससे कुल आयात का 4.35% जो आयात है वो हम कहाँ से करते हैं? इराक से करते हैं। तो ये तो थे भारत के शीर्ष आयात भागीदार देश। अब अगर हम चर्चा करें कि भारत आखिरकार कौन कौन सी वस्तुओं को विदेशों से बुलाता है, अगर कुल वस्तुओं की बात करें तो भारत विश्व के 140 देशों से लगभग 6000 वस्तुओं क्या करता है? आयात करता है। लेकिन इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो वस्तुएं हैं जिनको बड़े बल्क में या बहुत अधिक मात्रा में आयात किया जाता है, उनके नाम आपको याद रखना है। तो भारत सबसे अधिक पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम से संबंधित जो उत्पाद हैं उनको आयात करता है। दूसरा पूंजीगत उत्पाद हो जाएंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार की मशीनरी हो जाएगी और क्या हो जाएंगे? उपकरण हो जाएंगे। तो पहले जो सबसे अधिक आयात किए जाता है वो पेट्रोलियम एवं उससे पेट्रोलियम से संबंधित उत्पाद हो जाएंगे। फिर पूंजीगत वस्तुएं हो जाएंगी। तीसरे नंबर पर रत्न एवं क्या हो जाएंगे? आभूषण हो जाएंगे। और उसके साथ ही चौथे नंबर पर क्या हो जाएंगे? रासायनिक उत्पाद। और उसके बाद में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक सामान हो जाएगा। राइट, यहाँ पर जो है वो कैटेगरी वाइज है। राइट, हर साल किसी विशेष वस्तु का आयात एवं निर्यात में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अगर हम विशेष क्षेत्र याद रखें, जैसे भारत में औसत रूप से अगर हम देखें तो पेट्रोलियम एवं संबंधित जो उत्पाद हैं वो हमेशा से ही अधिक मात्रा में आयात किए जाते हैं। फिर पूंजीगत वस्तुएं, रत्न एवं आभूषण, रासायनिक उत्पाद एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान। अब हम बात करते हैं निर्यात। निर्यात क्या होता है? देखिए, हमारे देश में जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जब वो उत्पादन या प्रोडक्शन सरप्लस होता है तो हम दूसरे देशों को उन वस्तुओं एवं सेवाओं को बेच देते हैं या उन देशों में भेज देते हैं, जिसे निर्यात कहा जाता है। राइट, और निर्यात की वजह से ही हमारे देश में औद्योगिक वृद्धि होती है, क्योंकि जो सरप्लस प्रोडक्ट होते हैं जब इंटरनेशनल मार्केट में हम भेजते हैं तो एक तो हमें विदेशी पूंजी प्राप्त होती है, उसके साथ ही हमारे घरेलू स्तर पर जो मांग है, राइट, ये जिसकी वजह से घरेलू स्तर पर जो खपत नहीं हो पा रही है वो हम खपत को दूसरे देशों में क्या कर देते हैं? भिजा देते हैं, जिससे हम आवश्यकता अनुसार हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा सकते हैं। अब भारत से जिन वस्तुओं को निर्यात किया जाता है उसमें हम उनको 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा यहाँ पर कृषि संबंधी उत्पाद, जिनमें भारत कई वस्तुओं को जो है कई कृषि उत्पादों को विदेशों को निर्यात करता है, जिसमें कॉफ़ी हो जाएगा, चाय हो जाएगा, तंबाकू, काजू, गरम मसाले हो जाएंगे, फिर चीनी, राइट, चावल, खल, मछली से बने उत्पाद इत्यादि जो हैं कृषि संबंधित उत्पाद भारत से निर्यात किए जाते हैं। वैसे ही भारत में पर्याप्त मात्रा में अयस्क एवं खनिजों का उत्खनन किया जाता है और हम भारत से कच्चा लोहा, अभ्रक, राइट, मैग्नीज, अयस्क एवं कोयला आदि महत्वपूर्ण खनिज एवं अयस्कों का निर्यात करते हैं। इसके साथ ही जो मैन्युफैक्चर्ड जो आइटम्स हैं उसमें सूती वस्त्र और सिले सिलाए जो कपड़े हैं भारत से आयात किए जाते हैं। इसके साथ ही पटसन से बनी वस्तुएं, हैंडीक्राफ्ट्स हो जाएंगे, हैंडलूम हो जाएंगे, कुटूर एवं क्राफ्ट वस्तुएं हो जाएंगी, जो है लेदर प्रोडक्ट हो जाएंगे, एवं बहुमूल्य पत्थर एवं आभूषण, राइट। इसके साथ ही लोहे, इस्पात इत्यादि से जो संबंधित वस्तुएं होती हैं वो भारत से निर्यात की जाती हैं। इसके साथ ही खनिज, ईंधन एवं लुब्रिकेंट्स भी भारत से निर्यात किए जाते हैं। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर भारत के शीर्ष भागीदार कौन कौन से हैं। तो 2018-19 के आंकड़ों के आधार पर भारत ने सबसे अधिक निर्यात किया है किसको? अमेरिका को किया है, राइट। अमेरिका को 15 दशमलव जो है 88 भारत के
कुल निर्यात में से 15.8% जो निर्यात है वो अमेरिका को किए गए हैं। इसके साथ ही दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, यूएई हो जाएगा, जिसको 9.13% एक्सपोर्ट किए गए हैं। फिर चीन हो जाएगा 5.07%, हांगकांग हो जाएगा 3.94% और सिंगापुर हो जाएगा, वो हो जाएगा 3.51%। यहाँ पर जो है सिंगापुर को निर्यात किए जाते हैं। अगर हम ओवरऑल आयात एवं निर्यात की बात करते हैं या फिर हम कुल जो है व्यापार की बात करते हैं, तो भारत का अभी तक जो हमने समझा है वो हमने क्या समझा है कि भारत के शीर्ष आयातक देश कौन है, भारत के शीर्ष निर्यातक कौन से देश हैं। अब अगर हम ये कहें कि व्यापार भागीदार टोटल आयात एवं निर्यात को मिलाएं तो वो सबसे पहले किसका नाम आता है, अमेरिका से। हम अमेरिका से आयात भी करते हैं एवं निर्यात करते हैं और सबसे अधिक जो है फॉरेन ट्रेड है वो अमेरिका के साथ में किया जाता है। दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, राइट। यहाँ पर इन दोनों में अंतर ये है कि अमेरिका के साथ में हमारा भुगतान संतुलन में होता है, राइट। यहाँ पर अमेरिका को हम निर्यात अधिक करते हैं और आयात का जो प्रतिशत है वो चाइना की तुलना में क्या होता है, कम होता है। वही दूसरे नंबर पर चीन हो जाएगा, तीसरे नंबर पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूएई हो जाएगा। तो ये तीन जो हैं ये भी आपको याद रखना है, तीन व्यापार भागीदार जो हैं वो अमेरिका हो जाएगा सबसे अधिक, फिर दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर यूएई हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने शीर्ष निर्यात भागीदार देशों के बारे में चर्चा की। अब हम समझते हैं कि भारत से कौन कौन सी जो वस्तुएं हैं वो निर्यात की जाती हैं। तो इसमें पहला नंबर पर क्या आ जाएगा, रिफाइंड पेट्रोलियम हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि भारत पेट्रोलियम एवं संबंधित उत्पादों को आयात भी करता है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। भारत बड़े पैमाने पर कच्चे तेल को इंपोर्ट करता है और भारत में कई ऑयल रिफाइनरी कंपनियां हैं जो उस कच्चे तेल से पेट्रोलियम, डीजल एवं कई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को क्या करती हैं, बनाती हैं। और फिर जब हमारे पास में जब हम उस ऑयल की जो जितनी खपत घरेलू स्तर पर होती है उतना भारत में उसको भेज देते हैं। बाकी के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं हम उनको क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। दूसरा हो जाएगा खनिज ईंधन, तीसरा रत्न एवं क्या हो जाएगा, कीमती पत्थर हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, मशीनरी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, जैविक रसायन एवं दवा एवं संबंधित जो उत्पाद हैं वो भारत से निर्यात किए जाते हैं, राइट। अब आपको यहाँ पर एक चीज समझना है कि देखिए, अगर हमारे देश में जो है, अगर हमारे देश में आयात क्या होगा, अधिक होगा, राइट। आयात अधिक होगा तो उसके फलस्वरूप होगा क्या, आयात अधिक होने से जो चालू खाता घाटा है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। आयात अधिक होने से हमारे देश में, राइट, चालू जो खाता घाटा है, चालू खाता घाटा जिसको CAD बोला जाता है, ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। और ये बढ़ेगा तो फलस्वरूप जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वह भी क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात आयात अधिक होने से चालू खाता करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा और उससे जो है भुगतान संतुलन है वो प्रतिकूल हो जाएगा, जो कि हमारे देश की आर्थिक विकास के लिए बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, निर्यात करना है। और निर्यात बढ़ाने के लिए सीधी सी बात है, निर्यात में जितनी बाधाएं हैं उन बाधाओं को सबसे पहले दूर करना होगा। तो यह भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि निर्यात संवर्धन या निर्यात बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, राइट। तो स्वतंत्रता के पश्चात से निर्यात संवर्धन, राइट, एक्सपोर्ट प्रमोशन या निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई कदम, कई नीतियों की घोषणा की है जिससे कि हम निर्यात को बढ़ा सकें एवं जो है भुगतान संतुलन हमारे अनुकूल हो सके तथा समग्र रूप से हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। उसमें सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर एक्सपोर्ट, राइट,
एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन। अब ये जो है जितनी भी जानकारी है हम इनको एक तो कृषि का जो एग्रीकल्चर का जो टॉपिक था, उसके बाद में औद्योगिक वाला जो टॉपिक था और सेवा वाला जो टॉपिक था, उसमें हम जितनी भी योजनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें हम इन योजनाओं को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ भुगतान संतुलन जो था उस टॉपिक में भी हमने कई नीतियों के बारे में जिक्र किया था, इसलिए यहाँ पर शॉर्टकट से मैं आपको बताता जाऊंगा। राइट, तो भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि इन भौगोलिक क्षेत्रों में विशेष वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाए ताकि उसको हम फिर निर्यात कर सकें। राइट, फिर हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। राइट, जो सन 2000 की आर्थिक नीति थी, सन 2000 की आर्थिक नीति में जितने भी हमारे देश में जो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन थे उनको किस में कन्वर्ट कर दिया था, SEZ में कन्वर्ट कर दिया था। और बाद में SEZ एक्ट था ये 2005 में लाया गया था और जिसके तहत 2006 से हमारे देश में विशेष आर्थिक जोन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था हमारे देश में उत्पादन को बढ़ावा देना एवं निर्यात को बढ़ाना। इसके साथ ही जितने भी बॉटलनेक्स थे, ये जितनी भी समस्याएं थी जो कि निर्यात को बढ़ाने में एवं आयात को सुगम बनाने में थी, उनको आयात निर्यात नीति 2015-2020 के माध्यम से भी दूर किया गया, जिसको आज हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ ही 1982 में एग्जिम बैंक, इसको अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट एंड क्या हो जाएगा, इंपोर्ट बैंक। राइट, तो विदेशी जो पूंजी है या विदेशी जो मुद्रा है, विदेशी मुद्रा की आपूर्ति के लिए एवं आयात एवं निर्यात को सुगम बनाने के लिए 1982 में आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही सन 2002-2001 से एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन की भी स्थापना की गई थी, जिससे जो है एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं उसको हम निर्यात कर सकें। हमारा देश जो है कृषि आधारित है और अगर हम एग्रो प्रोडक्ट्स को निर्यात करेंगे तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा होगा। राइट, जैसे मसाला संवर्धन पार्क जैसी योजनाएं जो थी इसके तहत लागू की गई थी ताकि बड़े पैमाने पर एग्रो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाए फिर उनको बेचा जाए। इसके साथ ही निर्यात में सभी राज्यों की भागीदारी बढ़ सके, इसके लिए एक योजना लाई गई थी और उस योजना का नाम था एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। इसके तहत एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना से ही सभी राज्यों की जो है निर्यात में भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही भारत ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राइट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रेड बैरियर है उनका सामना ना हो सके, इसलिए भारत ने कई व्यापार समझौतों में शामिल भी हुआ है। राइट, इसके साथ ही कई जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ में भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी जो है साइन किए हुए हैं ताकि भारत के जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो FTA भागीदार जो देश हैं उनसे उन देशों में आसानी से अपने उत्पादों को निर्यात कर सके। इसके साथ ही जो निर्यात गृह है, एक्सपोर्ट हाउस, निर्यात व्यापार गृह है या स्टार ट्रेडिंग गृह की जो है स्थापना की गई थी ताकि इससे निर्यात को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही जो है टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अर्थात निर्यात उत्कृष्टता के लिए शहर की स्थापना, किसी विशेष शहर को उसकी विशेष भौगोलिक एवं वहां पर पाए जाने वाले संसाधनों के आधार पर जो है टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की जो है स्थापना की गई थी ताकि निर्यात को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना की गई थी। राइट, जैसे हस्तशिल्प संवर्धन परिषद हो जाएगी, राइट, तो खादी संवर्धन परिषद हो जाएगी। तो जितनी भी निर्यात है उनको बढ़ाने के लिए कई परिषदों की भी स्थापना की गई थी। इसके साथ ही किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष वस्तु की मांग को अगर बढ़ावा
मिल रहा है, तो उसके लिए फोकस मार्केट जो है स्कीम को भी लॉन्च किया गया था, ताकि किसी विशेष क्षेत्र के विशेष बाजार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम विशेष प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकें। इसके साथ ही फोकस प्रोडक्ट स्कीम भी लाई गई थी। फिर क्रूशियल बैलेंस जो है बैलेंसिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम हो जाएगी, और इससे क्या था, हमारे देश में निर्यात के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो भी आधारभूत संरचनाओं में क्या थी, कमी थी, आधारभूत संरचनाएं, आधारभूत संरचनाएं, कुल मिलाकर भारत में इंफ्रा के विकास के लिए, ताकि इंफ्रा के विकास से एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले, उसके लिए क्रूशियल बैलेंसिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी। इसके साथ ही ड्यूटी फ्री क्या हो जाएगा, आयात, ड्यूटी फ्री आयात प्राधिकरण हो जाएगा, राइट। तो ये थे जो है भारत में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदमों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, राइट। और इनके बारे में भी मैंने समय समय पर बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आपको बताया है। अब हम आयात निर्यात नीति को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, हम समझ चुके हैं कि हमारे देश में यदि चालू खाता जो है, राइट, चालू खाता घाटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, राइट, अगर चालू खाता जो घाटा है वो अधिक होगा तो सीधी सी बात है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है या भुगतान संतुलन है वो क्या होगा, हमारे लिए प्रतिकूल होगा, राइट। और सीधी सी बात है, अगर सीएडी में वृद्धि होगी और बीओपी प्रतिकूल होगा तो उससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए जो है आयात निर्यात नीति पर, या जो है व्यापार, विदेशी व्यापार जो नीति है, उसके माध्यम से इस समस्या को समाधान किया जाता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आयात निर्यात नीति वे नीतियां होती हैं जिससे हम क्या करते हैं कि आयात को कम करने की, राइट, या तो आयात को हम क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं, और अगर उस प्रोडक्ट को हम प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं तो कैसे उसको क्या करें, आसान बना सकें। या फिर दूसरा क्या हो जाएगा, निर्यात को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। सीधी सी बात है, अगर निर्यात अधिक होगा और आयात कम होगा तो CADB क्या होगा, कम होगा। BOP जो है भुगतान संतुलन हमारे अनुकूल होगा, और जो है हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इससे जो संबंधित नीतियां होती हैं उसको ही हम आयात निर्यात नीति कैसे कहते हैं, या फिर हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि आयात निर्यात नीति या विदेशी व्यापार नीति दिशा निर्देशों या निर्देशों का एक समूह होता है जिसका निर्धारण हमारे देश में आयात को बढ़ावा देने के लिए, आयात के संवर्धन के लिए, हमारे देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, राइट, आयात को सुगम बनाने के लिए उन नीतियों का निर्धारण किया जाता है। और इस नीति का जो निर्धारण है वो DGFT, राइट, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसके द्वारा इन आयात नीति का जो है निर्धारण किया जाता है। और कुल मिलाकर इस नीति के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात को सुगम बनाया जाता है एवं निर्यात का संवर्धन या निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है, राइट। अब आयात निर्यात नीति को अगर हम देखें कि कौन इसको बनाता है और कौन इसका क्रियान्वयन करता है, तो भारत में आयात निर्यात नीति, या हम ये कहें कि विदेशी व्यापार नीति, तो भारत में विदेशी व्यापार जो है भारत सरकार की एग्जिम जो नीति है उसके द्वारा क्या होता है, निर्देशित होता है। कुल मिलाकर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी होती है उस नीति के द्वारा ही भारत का जो है विदेशी व्यापार क्या होता है, यहाँ पर निर्देश होता है, डायरेक्शन मिलता है। कुल मिलाकर जो आयात निर्यात नीति है उससे ही हमको ये पता चलता है कि किस प्रोडक्ट को जो है, किस वस्तु या सेवा का प्रतिस्थापन करना या सुगम बनाना और किसके निर्यात को वृद्धि करना है। तो विदेशी व्यापार जो है एग्जिम नीति के द्वारा निर्देशित होता है। इसके साथ ही एक एक्ट है जिसको क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार विकास और विनिमय अधिनियम 1992, इसके द्वारा क्या होता है, रेगुलेटेड होता है,
राइट। तो जो विदेशी व्यापार है वो एग्जिम नीति के द्वारा डायरेक्टेड होता है या उसको दिशा निर्देश मिलते हैं, और वो रेगुलेटेड होता है किससे? विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992। अब जो DGFT है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ क्या हो जाएगा? फॉरेन ट्रेड, ये विदेशी व्यापार मामलों में मुख्य क्या है? शासकीय संस्था होती है, राइट। और इसके तत्वाधान में ही जो है विदेशी नीति जो है तैयार की जाती है। इसके साथ ही जो विदेशी व्यापार विकास विनिमय अधिनियम 1992, राइट, इसका मुख्य उद्देश्य भी क्या है? विदेशी व्यापार अर्थात आयात एवं निर्यात का विनियमन करना है एवं विकास करना है, राइट। सीधी सी बात है, आयात एवं निर्यात में जो भी तकनीकी बाधाएं आती हैं उनको कानून के माध्यम से हटाया जाना इस उद्देश्य का क्या होता है? महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है, राइट। ताकि जो अवैध प्रैक्टिसेस हैं या जो भी बॉटलनेक्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो इस एक्ट के द्वारा उनको दूर किया जाता है। और इसके साथ ही जो विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम है, इसने आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1942 को क्या किया है? रिप्लेस किया है। ये तो हमने यहाँ पर समझ लिया कि विदेशी नीति क्या होती है। अब विदेशी नीति के बारे में हम यहाँ पर कुछ और तथ्यों के बारे में बहुत अच्छे समझते हैं। देखिए, जो आयात निर्यात नीति होती है या जिसको हम क्या कहते हैं? विदेशी नीति। ये विदेशी नीति या जिसको क्या कहा जाता है? एग्जिम पॉलिसी कहा जाता है, राइट। ये विदेशी नीति या आयात निर्यात जो नीति है ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, राइट। एक क्या हो जाएगा? मुक्त व्यापार नीति, मुक्त व्यापार नीति। अब नाम ही लिखा है यहाँ पर फ्री ट्रेड पॉलिसी या फिर क्या हो जाएगा? मुक्त व्यापार नीति। देखिए, मुक्त व्यापार नीति वह नीति होती है जिसमें दूसरे देशों से होने वाली आयात या निर्यात वस्तुओं पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, राइट। अर्थात आयात एवं निर्यात को स्वतंत्र रूप से या फ्री जो है उसका क्या होता है? व्यापार होता है। उसको हम क्या कहते हैं? मुक्त व्यापार नीति कहते हैं, राइट। दूसरी होती है यहां पर कौन सी हो जाएगी? संरक्षणवादी, संरक्षणवादी व्यापार नीति, जिसको प्रोटेक्शनिस्ट जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी बोला जाता है। अब संरक्षणवादी जो है व्यापार नीति कब अपनाई जाती है? देखिए, जब किसी भी देश में आयात इतना अधिक होता है और जो आयातित वस्तुएं हैं एवं सेवाओं की वजह से जब घरेलू वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अर्थात जब विदेशी कोई भी आइटम है उससे अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री के जो है प्रोडक्ट वो कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं तो वो भारत में प्रवेश ना कर पाए, इसीलिए संरक्षणवादी जो नीति है वो अपनाई जाती है। और इस नीति के माध्यम से फिर कई प्रकार के जो है इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। जैसे हो सकता है कि किसी भी विशेष आइटम पर जो है इंपोर्ट ड्यूटी, राइट, या जिसको हम क्या कहते हैं कि आयात शुल्क को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है, राइट। तो पहला तो यही होता है कि यहाँ पर व्यापार संरक्षणवादी नीति में किसी भी विशेष मद पर जो कि हमारे देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है उस पर क्या किया जाता है? आयात शुल्क बढ़ाया जा सकता है, राइट। या फिर हो सकता है कई प्रकार के जो ट्रेड बैरियर हैं, राइट, जैसे हम किसी भी किसी मद के लिए हम कोटा निर्धारित कर सकते हैं, राइट, या किसी मद के लिए जो तकनीकी रिक्वायरमेंट है वो हम निर्धारित कर सकते हैं। तो कोटा के माध्यम से या तकनीकी जो रिक्वायरमेंट है उसके माध्यम से कई प्रकार के ट्रेड बैरियर को इम्पोज किया जा सकता है। या फिर कोई दूसरा देश हमारे देश पर जो है डंपिंग कर रहा है, जैसे चाइना जो है वो सस्ता सामान हमारे देश में निर्यात करता है, राइट, जिससे हमारे घरेलू जो आइटम्स हैं वो प्रभावित होते हैं। इसीलिए ज़रूरत पड़ने पर कई देश जो हैं एंटी डंपिंग जो है ड्यूटी भी क्या कर सकते हैं? इम्पोज
कर सकते हैं, राइट। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी देश मनमाने तरीके से जो ट्रेड बैरियर्स हैं, राइट, या आयात शुल्क है या एंटी डंपिंग जो ड्यूटी है, इस तरीके के अगर जो है इनिशिएटिव्स को लेता है तो उससे विवाद भी बन सकते हैं। और इन विवादों को समझने के लिए, इन विवादों को जो निपटारा है वो WTO के द्वारा किया जाता है, जिसको हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर जो विदेशी नीति है वो ये दो प्रकार की होती है, एक हो जाएगी मुक्त व्यापार नीति और दूसरा क्या हो जाएगा, संरक्षणवादी व्यापार नीति, राइट, जिसमें हम जो घरेलू जो वस्तुएं हैं उनको संरक्षण करते हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भारत ने जो है RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, राइट, इस पर सिग्नेचर नहीं किए हैं क्योंकि भारत में जो कृषि उत्पाद हैं या जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो एक तरीके से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भारत ने जो है संरक्षणवादी, कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत ने यहाँ पर संरक्षणवादी नीति को स्वीकार किया है तथा RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर सिग्नेचर नहीं किए हैं, राइट। तो ये हो सकता है कि 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि विदेशी व्यापार नीति क्या होती है या संरक्षणवादी व्यापार नीति पर चर्चा कीजिए। तो हम इन उदाहरण देकर जो है वो उत्तर लिख सकते हैं। वहीं अब अगर हम भारत में आयात एवं निर्यात नीति की बात करें, आयात निर्यात नीति, तो देखिए स्वतंत्रता के बाद में विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एवं देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए जो है आयात एवं निर्यात नीति का क्रियान्वयन किया गया था, राइट। अगर 1947 से हम यहाँ पर 1985 तक देखें तो 1947 से लेकर 1985 तक जो है आयात निर्यात नीति वार्षिक रूप से लागू की जाती थी, अर्थात हर वर्ष जो है आयात निर्यात नीति तैयार की जाती थी और उसका क्रियान्वयन किया जाता था। लेकिन 1985 में राजीव गांधी की सरकार बनी, तो राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने इस नीति को जो वार्षिक आयात निर्यात वार्षिक नीति की जगह पर 3 वर्षीय आयात निर्यात नीति को क्या किया, लागू किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 12 अप्रैल 1985 में पहली बार 3 वर्षीय आयात एवं निर्यात नीति या आयात निर्यात नीति जो है वो लागू की गई थी, क्रियान्वित की गई थी, ताकि हम 3 वर्षों के लिए किन मदों को हमको प्रस्तापित करना है, अर्थात किन मदों का आयात कम करना है और किन मदों के आयात को बढ़ाना है, उसको हम 3 सालों को ध्यान में रखकर एक बेहतर रणनीति के माध्यम से निर्यात को बढ़ा सके। फिर आपको पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में 1991 में आर्थिक सुधार किए गए थे और उन आर्थिक सुधारों में भी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, भुगतान संतुलन को हमारे अनुकूल बनाने के लिए, चालू खाता घाटा को कम करने के लिए भी महत्वपूर्ण जो थे वो डिसीजंस लिए गए थे। और उन्हीं जो 1991 के आर्थिक सुधार थे उन्हीं की वजह से 1992 में पहली बार पंचवर्षीय योजना जो थी, पंचवर्षीय आयात एवं निर्यात जो नीति है, आयात निर्यात जो नीति है उसको लागू किया गया था। तो एक तरीके से 85 तक 1985 से पहले आयात निर्यात नीति वार्षिक रूप से तैयार एवं क्रियान्वित की जाती थी। 1985 के बाद से जो राजीव गांधी गवर्नमेंट थे उन्होंने आयात निर्यात नीति को 3 वर्षीय रूप से तैयार किया और उसको लागू किया और 1992 से वर्तमान समय तक जो है पंचवर्षीय आयात एवं निर्यात नीति तैयार एवं क्रियान्वित की जा रही है। इस प्रकार अगर हम देखें 1992 से लेकर 1997 तक आयात निर्यात नीति बनाई गई, फिर 1997 से लेकर 2002, फिर 2002 से लेकर 2007। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि 2007 से 2012 के लिए ना होकर यहाँ पर 2004 से 2009 के लिए जो थी
आर्थिक विदेशी व्यापार नीति, या फिर हम ये कहें कि आर्थिक जो थी आयात निर्यात नीति तैयार की गई थी। फिर 2009 से 2014 तक के लिए, फिर 2015 से 2020 तक जो थी वो आर्थिक नीति जो है वो लागू की गई थी। और 2015 से लेकर 2020 की जो नई आर्थिक नीति है वो 2020 में 31 मार्च, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी जो अंतिम अवधि थी वो 31 मार्च 2020 थी, लेकिन कोरोना पेंडेमिक की वजह से इसको पुनः क्या कर दिया गया, इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि इतनी तारीख तक जो है भारत में आयात निर्यात नई आर्थिक नीति के तहत, आर्थिक नीति के माध्यम से ही जो वो 31 मार्च 2021 तक आयात निर्यात को जो है वो बढ़ावा इस नीति के द्वारा ही दिया जाएगा, जो कि नई आर्थिक नीति है। राइट। अब अगर हम देखें तो ये जो जितनी भी नीतियां हैं इसमें आयात एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कुछ जो है निर्देश दिए गए थे। तो एग्जाम्स में अगर पूछा जाता है तो हम इस तरीके से उसका पूरा का पूरा इतिहास बता सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ से जो है आर्थिक नीतियों पर कुछ 3 नंबर का जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। अब 11 नंबर में जो है वो नई आर्थिक नीति से प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है। अगर हम देखें तो जो अगली आर्थिक नीति है वो 2021 से लेकर 2026 तक के लिए जो है वो नई आर्थिक नीति कुछ ही दिनों में जो है वो घोषित की जाएगी। तो हमें इस पर ध्यान देना है। और दरअसल 2000 जो कोरोना पेंडेमिक के बाद में अब इस नीति पर कुछ हो सकता है परिवर्तन हो, जो कि अभी क्या है निर्माण की प्रक्रिया में है। जब ये नीति बन जाएगी तो हम इसको तैयार कर लेंगे। अभी फिलहाल में हमारे पास में 2015 से लेकर 2020 के बीच की नई आर्थिक नीति है, जिसकी प्रमुख विशेषताओं को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हो सकता है यहाँ से 11 नंबर का प्रश्न पूछा जाए। तो जो नई विदेशी व्यापार नीति है, या जिसको ही हम क्या कह सकते हैं आयात निर्यात नीति 2015 से कब की हो जाएगी 2020 की। तो अब हम यहाँ पर नई विदेशी व्यापार नीति या आयात निर्यात नीति 2015 से 2020 की, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। पहली चीज़ ये है कि जो नई विदेशी व्यापार नीति है इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2015 से की गई थी। और इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इस नीति को मेक इन इंडिया जो विजन है उसको ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अर्थात हमें भारत को जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, भारत को विनिर्माण हब बनाना है, ताकि भारत भी चाइना के समान बड़े स्तर पर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कर सके एवं उसको हम दुनिया में अन्य देशों में बेच सकें। इसके लिए मेक इन इंडिया अर्थात भारत में बनी वस्तुएं, अर्थात भारत में वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा और उसे फिर जो है विश्व आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से उसका निर्यात किया जाएगा। तो ये 1 अप्रैल 2015 से लागू हुई थी, जिसको मेक इन इंडिया विजन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अब इस योजना के जो प्रमुख उद्देश्य थे उनमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, निर्यात को बढ़ावा देना। सीधी सी बात है, BOP हमारे अनुकूल हो, CAD कम हो, इसके लिए निर्यात को बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए इसका जो पहला उद्देश्य था वो निर्यात को बढ़ाना था। और निर्यात को बढ़ाने के साथ साथ हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग को या विनिर्माण को भी बढ़ावा देना। मैन्युफैक्चरिंग में जब मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि होगी तो उससे रोजगार का सृजन भी होगा और उससे फिर हम क्या करेंगे, निर्यात में भी बढ़ावा देंगे। तो इसका रोजगार में सृजन करना एवं निर्यात को बढ़ावा देना ये उद्देश्य थे। इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। फिर एक और महत्वपूर्ण रखा गया था कि कागज रहित जो था कामकाज को बढ़ावा देना। एक तरीके से डिजिटल कार्ड था वो इसकी प्राथमिकता रखा गया था। इसके साथ ही ये भी आपको फैक्ट में याद रखना है कि अभी तक जो है 2019-20 तक जो है पूरे विश्व में
निर्यात को 900 अरब डॉलर तक पहुंचा देना। राइट, अभी जो है हमारा जो है अभी वर्तमान समय में औसत रूप से जो हमारा निर्यात है वो 300 से लेकर 400 अरब डॉलर के बीच में होता है। इसको बढ़ाकर कितना कर देना, लगभग दोगुने से भी अधिक 900 अरब जो डॉलर है, यहाँ तक इस जो निर्यात है इसको बढ़ा देना। ये इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। इसके साथ ही हमारी जो पूरी वैश्विक निर्यात में जो भारत की हिस्सेदारी वो केवल कितनी है, 2% है। इसको बढ़ाकर कितना कर देना, 3.5 कर देना। और ये फैक्ट आपको याद ही होना चाहिए। तो वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2% से बढ़ाकर 3.5% कर देना। इसके साथ ही जो वार्षिक की बजाय 2.5 वर्ष में इस नीति की समीक्षा की जाएगी कि इस नीति का क्रियान्वयन किस दिशा में हो रहा है, कितना ठीक हो रहा है, कहां पर खामियां हैं। इसके साथ ही SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग जोन को विभिन्न प्रकार से सहायता देना ताकि विशेष आर्थिक क्षेत्र में वस्तुओं एवं सेवाओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके। वैसे ही कृषि क्षेत्र में भी कृषि प्रोडक्ट्स को भी सहायता देकर उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना और उस हिसाब से फिर एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना। इसके साथ ही व्यापार परिषद की भी स्थापना करना, जैसे हथकरघा व्यापार परिषद हो जाएगी। राइट, तो कई परिषदों की स्थापना होगी जिससे क्या होगा, व्यापार में सुगमता आएगी। इसके साथ ही जो निर्यात गृह हैं, राइट, उनको भी क्या करना, बढ़ावा देना या उनकी स्थापना करना। राइट, तो निर्यात गृह जो एक्सपोर्टिंग हाउस हैं उनको एस्टेब्लिश करना जिससे कि निर्यात को बढ़ावा मिल सके। अब जो नई विदेशी व्यापार नीति है इसकी प्रमुख विशेषताएं भी एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। अगर 11 नंबर में प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले हमको यहाँ पर विदेशी व्यापार, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि नई विदेशी व्यापार नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए, तो प्रस्तावना में हम यहाँ पर नई विदेशी व्यापार नीति से संबंधित इन प्रश्न को या इन 2 बिंदुओं के माध्यम से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर जो है हम उसके उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे और फिर फाइनली जो है प्रमुख विशेषताओं को हम विस्तार से लिखेंगे। जो नई विदेशी नीति थी, नई विदेशी व्यापार नीति 2015 से 20 या नई आयात निर्यात नीति, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इसमें 2 योजनाओं मीस एवं सीज, राइट, यहाँ पर मीस का मतलब क्या हो जाएगा, मर्केंडाइज एक्सपोर्टिंग, राइट, मर्केंडाइज एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया स्कीम, राइट, इंडिया स्कीम हो जाएगा। और वैसे ही हो जाएगा यहाँ पर सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये 2 नई जो योजना है वो शुरू की गई हैं। एक क्या हो जाएगा यहाँ पर, वस्तु निर्यात योजना, मर्केंडाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एवं सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये जो 2 योजनाएं हैं ये 2 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और इन योजनाओं का सबसे महत्वपूर्ण जो है मूलभूत जो तत्व है वो ये है कि इससे बाजारों तक जो विशेष वस्तुओं के निर्यात हैं और अधोसूचित जो सेवाएं हैं उनके निर्यात को क्या करना है, बढ़ावा देना है। राइट, विश्व के अन्य देशों में जिन वस्तुओं की डिमांड है जो उन विशेष वस्तुओं के क्या करना, निर्यात को बढ़ावा देना। इसके साथ ही जो अधोसूचित सेवाएं हैं उनको भी बढ़ावा देना। तो यहाँ पर जो वस्तु निर्यात योजनाएं हैं उसके माध्यम से जो विशेष वस्तुएं हैं उनके निर्यात को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही जो सेवा निर्यात योजना है उससे अधोसूचित जो सेवाएं हैं उनके निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है वो क्या है, पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन, पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी तक हमारे देश में, राइट, हमारे देश में जो है विदेशों से पूंजीगत सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हो जाएंगे या फिर भारी मशीनें हो जाएंगी, भारी वाहन हो जाएंगे, इंजन हो जाएंगे, राइट, इनको क्या किया जाता था, आयात किया जाता था। लेकिन इस योजना के माध्यम से सरकार ने ये कहा है कि अगर किसी भी सरकारी कार्यालय में पूंजीगत सामान की आवश्यकता होगी तो वह स्वदेशी निर्माताओं से ही क्या किया जाएगा,
खरीदा जाएगा। इससे क्या होगा कि जब पूंजीगत सामान स्वदेशी निर्माताओं से खरीदा जाएगा तो उससे जो स्वदेशी निर्माता है वो पूंजीगत सामान को क्या करेंगे, निर्माण घरेलू स्तर पर करेंगे, जिससे उसको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही जो विशेष निर्यात प्रतिबद्धता है उसको भी क्या कर दिया, घटा दिया, और उसको सामान्य निर्यात प्रतिबद्धता के 75% के स्तर पर कर दिया गया, ताकि यहाँ पर भारत में जो है पूंजीगत वस्तुओं उनका निर्माण भी हो सके और उसको हम क्या करें, घरेलू स्तर पर उसको भी खरीद सकें। तो यहाँ पर जो पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन योजना है उसके माध्यम से जो घरेलू पूंजीगत सामान निर्माण है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर स्वदेशी निर्माताओं से ही पूंजीगत सामान को खरीदा जाएगा, ताकि इससे पूंजीगत जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो सके। इसके साथ ही जो विशेष निर्यात प्रतिबद्धता है वो भी घटाकर कितनी कर दी है, सामान्य के 75% के स्तर पर कर दी है। अगला हो जाएगा यहाँ पर तीसरी जो विशेषता है वो आयात निर्यात नीति के द्वारा यहाँ पर ई कॉमर्स को जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। किसको बढ़ावा दिया जाएगा, ई कॉमर्स निर्यात को। अर्थात इस नीति के माध्यम से ई कॉमर्स वस्तुएं जैसे रक्षा एवं उच्च तकनीकी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के साथ ही जो हथकरघा जो उत्पाद हैं, किताबें हैं, चमड़े के जूते चप्पल हैं, खिलौने आदि के ई कॉमर्स निर्यात को भी यहाँ पर MEIS मर्केंडाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के द्वारा इसका लाभ दिया जाएगा। राइट, तो एक तो यहाँ पर आपको पता है कि भारत जो है वो जितने भी रक्षा उत्पाद हैं उनको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचना चाहता है। इसके साथ ही जो तकनीकी प्रोडक्ट हैं तो यहाँ पर रक्षा एवं तकनीकी उत्पादों को तो बेचा ही जाएगा। इसके साथ ही ई कॉमर्स निर्यात में ये किताबें हैं, चमड़े के जूते चप्पल हैं, खिलौने आदि, इनको भी MEIS से जोड़ दिया जाएगा ताकि इनके निर्यात को भी प्रोत्साहित किया जा सके। राइट, इसके साथ ही इसका अगला बिंदु है कि जो विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं उनसे निर्यात बढ़ाने के लिए जो स्पेशल SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन से संबंधित जो इकाइयां हैं या जो कारोबारी हैं उनकी सुगमता निश्चित करने के लिए भी इसमें कई निर्णय लिए गए हैं। तो SEZ से एक्सपोर्ट बढ़े, उनसे संबंधित कारोबारी तथा उनसे जो है निर्यात में सुगमता हो, उसके लिए भी कई जो है कई निर्देश लिए गए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश ट्रेड वॉर की वजह से हमारे प्रोडक्ट्स को जो है उनमें कुछ ना कुछ कमियां निकालकर उनको उनके बाज़ारों में पहुंचने से पहले ही क्या कर देते, निरस्त कर देते। एक तरीके से टेक्निकल ट्रेड बैरियर की वजह से जो है हमारे उत्पाद उन बाज़ारों में पहुंच नहीं पाते हैं। राइट, अब उससे क्या हो रहा था, उससे जो है हमारे जो जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनको यहाँ पर अनुमोदक निर्णायक प्रणाली के माध्यम से पहले गवर्नमेंट के अधिकारी उनका क्या करते थे, अनुमोदन करते थे। जब उसकी क्वांटिटी एवं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी तब उनको एक्सपोर्ट की अनुमति दी जाती थी, जिसकी वजह से भी हमारे देश में काफ़ी समस्या जा रही थी। इसको भी दूर कर दिया गया। अब अनुमोदित जो निर्यातक प्रणाली है इसके माध्यम से जो व्यापारी हैं वो अपने सामान को स्वयं से ही क्या करेंगे, स्वयं प्रमाणित करेंगे, और स्वयं प्रमाणित करेंगे तो वो जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको फटाफट स्वयं प्रमाणित करेंगे। तो इससे जो एक्सपोर्टर हैं, निर्यातक हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से पहुंच होगी या इसको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही निर्यात आधारित जो इकाइयां हैं जैसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क, राइट, बायोटेक्नोलॉजी पार्क आदि इकाइयों को भी त्वरित मंजूरी की जो है प्रदान की गई है ताकि इनकी स्थापना हो सके और इनसे हम वस्तुओं एवं सेवाओं को जो है वो निर्यात कर सके। तो ये इस योजना के महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।